Hello, my Dora the Explorers. This side Dubai wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel Match3x. तो बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th का सबसे ज्यादा खतरनाक और मुश्किल भरा चैप्टर कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी वैसे तो तुम लोग कहते हो मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी आज की क्लास के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए, चाहे न्यूमेरिकल्स आए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी आज के इस सेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे आप कभी बाहर जाते हो, किसी रिश्तेदार से बहुत टाइम बाद मिलते हो, तो वो बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी शक्ल तो मम्मी पे गई है, तुम्हारी शक्ल तो पापा पे गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने मम्मी या फिर पापा से कुछ कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया है। ये जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर्स का, इसी को कहा जाता है हेरिडिटी। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। मान लो ये पेरेंट्स हैं और ये उनके बच्चे हैं। अब इनके बच्चों की मैं ब्लड टाइप की बात करूं तो ब्लड टाइप हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। इसके बाद मैं बात करूं डिंपल्स, किसी भी बच्चे के डिंपल पड़ते हैं, किसी किसी के नहीं पड़ते हैं, वो भी हमें इनहेरिट होते हैं। इसके बाद आई कलर। अब ये मत बोलना कि मैम बच्चे के तो डिंपल पड़ रहे हैं, मम्मी पापा के डिंपल नहीं पड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल जो फॉर्म्स है उनसे इनहेरिट हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो केवल मम्मी पापा के ही होंगे, मम्मी पापा के भी पापा के कैरेक्टर्स हमें आ सकते हैं। तो ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलने वाली एक चीज है। इसके बाद हमारा हेयर कलर, आई कलर, नोज की शेप और सबसे इंपॉर्टेंट ये टंग रोलिंग। किसी किसी की हो जाती है, किसी किसी की नहीं होती। अब ये ईयर लोब्स की बात करूं, किसी के ईयर लोब्स बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, किसी के ईयर लोब्स बिल्कुल फ्री होते हैं। तो एक दूसरे के आप ईयर लोब्स और ये टंग रोलिंग वाली हरकतें देख के पहचान जाना कि किसकी कैसी है। बट ये सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं? इनहेरिटेड। वही अगर मैं इन कैरेक्टर्स की बात करूं, क्या है? जैसे कि आप अच्छे से साइकिलिंग करते हो, आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आपका फैशन सेंस कैसा है, ये चीजें इनहेरिट नहीं होती। तो बच्चों ये वाली कैटेगरी के जो कैरेक्टर्स हैं इनको कहा जाता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, और ये वाली कैटेगरी के जो कैरेक्टर्स हैं इनको कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। समझ में आया? चलो अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है यानी कि फिजिकल अपीयरेंस है वो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकती है। मान लो आज तुम्हें कोई फ्रॉक पसंद आए, तुम्हारे फ्रेंड ने कह दिया यार ये अच्छी नहीं है, तो तुम्हें वो अब कल को ना भी पसंद आए, है ना। आज तुम पेंटिंग अच्छी कर रहे हो सकता है अगले दिन पेंटिंग ना अच्छी बने, तो तुम्हारा हो सकता है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये कैरेक्टर्स एनवायरमेंट से क्या हो जाता है बच्चों? इन्फ्लुएंस। ठीक है, एंड ये इनहेरिट भी नहीं होते अगली जनरेशन में। बहुत बार ऐसा होता है ना, मम्मी पापा का फैशन सेंस हमारे फैशन सेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, यानी कि इनहेरिटेंस ही नहीं हुआ उस कैरेक्टर का। फिर ये वाले जो कैरेक्टर्स है ये हमारी डीएनए इनकोड करता है, तो ये हर जनरेशन में रिप्रोडक्शन के टाइम पे पास ऑन हो जाते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये डू नॉट पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बट ये पास करेंगे। यहाँ पे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का जीन्स से कोई लेना देना नहीं है, जीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को नहीं बनाएगा। लेकिन जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं वो तो बच्चों जीन्स के ही हवाले होते हैं, जीन्स ही उन्हें इनकोड करता है। फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस माना जाता है। यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है? हमारे जीन्स का। ये इवोल्यूशन में कोई पार्ट नहीं लेते, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन में तुम्हें अडेप्ट करना होगा। अडेप्ट तुम्हारे जीन्स तुम्हें करवाएंगे, तुम्हारी अपीयरेंस या तुम्हारे फिनोटाइप को चेंज करके। यहाँ पे इवोल्यूशन का पार्टिसिपेशन होता है। इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे आप मसल बिल्डिंग कर लो अपने जिम वगैरह जाके, अब बच्चा भी थोड़ा ना मस्कुलर पैदा होगा। यहाँ पे तुम्हारे हेयर कलर्स, तुम्हारे हेयर की लेंथ या हेयर का पैटर्न, तुम्हारी स्किन, ये सारी इनहेरिटेड हो जाती है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताई दिए थे, तो यहाँ से उठा के एग्जाम्पल छेद देना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जीन्स की। तो देखो सिंपल सी कहानी है, आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ऐसा धागा प्रेजेंट है। ये जो धागा है ये आगे जाके क्या बन जाता है? ये आगे जाके बन जाता है हमारा एक क्रोमोसोम, है ना। और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किससे बना होता है? अगर मैं क्रोमोसोम को जूम इन करूं तो ये बना होता है ऐसे, इस पार्ट से, जिसे हम नाम देते हैं डीएनए। क्या नाम देते हैं? डीएनए। अब होता क्या है बच्चों, डीएनए का ही स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस मान लो, उसके बाद मान लो इतना सीक्वेंस। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ बनाने की जानकारी देते हैं, और इन सीक्वेंसेस को हम फिर नाम देते हैं जीन्स। क्या नाम देते हैं? जीन्स।
हो सकता है ये सीक्वेंस में बता दे तुम्हारी नोज की शेप कैसी होगी, हो सकता है ये सीक्वेंस में बता दे तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी होंगी। तो जीन्स क्या हुआ, जीन इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर सम कैरेक्टर। हमारी बॉडी का कोई कैरेक्टर बनाएगा डीएनए का सीक्वेंस, उसी को हम नाम देंगे जीन्स। जीन्स किस में है, डीएनए, डीएनए किस में है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम किस में है, न्यूक्लियस में। ये आपकी हायरार्की है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं जीन फॉर हेयर कलर, अब हेयर कलर तो एक टाइप का नहीं है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ग्रे है, किसी का व्हाइट है, बहुत तरीके का है। यानी कि आपके हेयर कलर के भी बहुत सारे जीन्स होंगे, बहुत सारी फॉर्म्स होंगी उस जीन्स की। तो एक जीन की जो मल्टीपल फॉर्म्स है उन्हें कहा जाता है अलील। जैसे कि मैंने बोल दिया जीन फॉर हेयर कलर, लेकिन अब तो ब्राउन कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, तो मैं बोलूंगी अलील फॉर ब्राउन हेयर कलर, अलील फॉर ब्लैक हेयर कलर, अलील फॉर व्हाइट हेयर कलर। तो जो जीन्स की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है उनको हम नाम देते हैं अलील्स। So what is allele? Allele is the alternative form of a gene. इसका दूसरा नाम और क्या है, अलीलोमॉर्फ। अब अलील्स यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। आप क्योंकि इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। डोमिनेंट एलील क्या होता है, जो अपने आप का एक्सप्रेशन करा दे। रिसेसिव एलील क्या होता है, जिसका एक्सप्रेशन दब जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। फिर बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप की। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, तुम्हारी नाक कैसी है, आंखों का कलर कैसा है, बाल कैसे है, हाथों में उंगलियां कितनी है, आपके जो फुट है वो फ्लैट है या फिर आंकड़े, सारे फिनोटाइप है। और इस फिनोटाइप को कराने के लिए जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लगा है वो है आपका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिनोटाइप क्या है, आपका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर, इतना समझ में आया। तो चलो आगे बात करते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन की। क्योंकि ऐसा होता है हमारे पास ना अलील्स पेयर में होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। हम पहले बिल्कुल शुरुआत में एक जाइगोट थे, है ना। हम कैसे बने, फादर ने भेजा अपना स्पर्म और मदर ने भेजा अपना ओवम, है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जाइगोट बना। अब फादर के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम थे, 23। मदर के पास 23, हमारे अंदर 23 प्लस 23 यानी कि 46। अब भाई अगर मैं बोल रही हूँ हेयर कलर का जीन, तो हेयर कलर को पापा भी कुछ बनाना चाह रहे होंगे, मम्मी भी कुछ बनाना चाह रही होंगी, यानी कि दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया होगा ना। फिर फाइनली लड़ाई हुई होगी जीन्स के अंदर कि कौन डोमिनेट करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, तब कोई एक डोमिनेट करा, तब तुम्हारा हेयर कलर आया। यानी कि जीन्स जो है, अलील्स जो है, वो दोनों ही पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना। तो क्या होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ 46 क्रोमोसोम, इसका मतलब 23 पेयर। तो इस पेयर में एक क्रोमोसोम हमें मिलेगा मम्मी से, एक क्रोमोसोम हमें मिलेगा फादर से। दोनों के पास सेम जीन, दोनों के पास आंखों के कलर का जीन है, दोनों के पास हाथों में उंगलियों का जीन है, सब कुछ का जीन है, ठीक है। तो अब यहां और यहां एक, इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मम्मी पापा के क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं इन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लिख देती हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में कौन से अलील्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे आपकी ये दो कैटेगरीज आती है, होमोजाइगस कंडीशन एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन कब होगी, जब सिमिलर अलील मौजूद होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे। हेटेरोजाइगस कंडीशन कब होगी, जब डिफरेंट अलील्स मौजूद होंगे अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पे। जैसे कि मैं आपके सामने 3 केसेस बना रही हूं, अब आप मुझे आराम से बताओगे कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है, ठीक है। ये 3 सेल है मान लो, है ना। इन 3 सेल के अंदर ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैंने दिखाया, ये और ये, ठीक है। यहां पे मान लो कंडीशन आ गई, इस पे है कैपिटल टी, इस पे है कैपिटल टी, इस पे है कैपिटल टी, इस पे है स्मॉल टी, इस पे है स्मॉल टी, इस पे है स्मॉल टी। अब आपको ढूंढना है, तो यहां पे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि सेम सेम है, सेम सेम। अरे ये क्या बन गया, रुको, ये सेम है, सेम वालों को मैं पिंक से करूं, और यहाँ पे ये सेम है, ठीक है। ये वाला सबसे डिफरेंट है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर इस कंडीशन को आप बोलोगे होमोजाइगस, इस कंडीशन को भी आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस।
लेकिन ये जो बीच की कंडीशन है जहां पे दोनों एलील्स डिफरेंट है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब यहां पे बच्चा कैसा बनेगा, यहां बच्चा बनेगा टॉल। कैसा बनेगा, टॉल। यहां बच्चा कैसा बनेगा, टॉल। क्यों मैम, क्योंकि आपका जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल टी वो एक्सप्रेस करेगा। यहां बच्चा कैसा बनेगा, यहां बच्चा बनेगा ड्वार्फ। पौना क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों के पास स्मॉल टी है। तो इसे आप बोलोगे होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस किया है। इसे आप बोलोगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इसे आप बोलोगे होमोजाइगस रिसेसिव। ये फिर से मैं चीज लौटा के लाऊंगी अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अभी के लिए मोटिव था आपको समझ आ जाए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है। तो अगर सेम टाइप के एलील्स है तो होमोजाइगस, डिफरेंट टाइप्स के एलील्स है तो हेट्रोजाइगस। क्लियर। चलो अब बात करते हैं मेंडल की। ये है आपके रेगर जॉर्ज मेंडल, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल लगाए थे आपको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को देने के लिए। इन्होंने 1856 से 1863 में ये सारा काम किया था इस प्लांट के ऊपर। इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट। और मेंडल ने क्योंकि इस चीज की शुरुआत की, इसके काम को पता है मरने के 100 साल बाद पता चला यार मेंडल ने जो कहा था सब कुछ सही था। तो इसको एक उपाधि दी और मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है ये, रेगर जॉर्ज मेंडल। 7 साल तक काम किया था, पाइसम सटाइवम को चूज किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने पी प्लांट में ऐसा क्या देखा, कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने पी प्लांट्स में देखे। तो इन्होंने ध्यान देना सारी चीजें इनकी 7 थी, 7 साल दिए, 7 कैरेक्टर्स दिए। क्या क्या है वो कैरेक्टर्स, जैसे कि आपकी सीड के 2 कैरेक्टर है, शेप कैसी होगी, राउंड या रिंकल्ड। कॉटिलेडन कैसे होंगे, मतलब सीड कैसा होगा, येलो या फिर ग्रीन। फ्लावर का कलर व्हाइट या फिर वायलेट। पॉड की फॉर्म फुल है या फिर मतलब पिचकी हुई है, ग्रीन है या फिर येलो है। स्टेम में एक्सियल पॉड्स है, टर्मिनल पॉड्स है या फिर साइज में टॉल है या फिर ड्वार्फ है। नीचे वाले सारे आपके कैसे हैं, रिसेसिव। ऊपर वाले कैसे हैं, डोमिनेंट। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किए थे फॉर हिज स्टडी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया, आप यहां से भी चेक कर सकते हो कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, लिख दिया। पिछले वाले डायग्राम से आप उसके पिछले वाले जो स्लाइड थी वहां से आप उसके डायग्राम्स को चेक कर सकते हो। अब यहां से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा मटर में क्या था भाई जो मेंडल ने मटर को चूज किया। रीजंस टू चूज पी प्लांट। तो इजी टू ग्रो, बहुत आसानी से ग्रो करा सकते हैं। जहां वो रहते थे उसके गार्डन में मटर ही मटर उगी हुई थी, है ना। मटर में काम करो, मटर को खाओ, मजेदार मजेदार जिंदगी। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इतने सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको पढ़ने को मिले थे कि भाई स्टेम की हाइट में चेंज था, फ्लावर के कलर में चेंज था, इतने सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे तो उनको आसानी हुई पढ़ने में। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, अगर इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट करता 9 महीने तो वेट करना पड़ता नए बच्चे आने का, यहाँ पे 2 हफ्ते के अंदर नई मटर आ जाती थी। फिर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आपको यहां से दिख रहा है इस डायग्राम से कि जो मटर का प्लांट है इसमें मेल पार्ट भी है, इसमें फीमेल पार्ट भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। लेकिन अगर इसकी मर्जी हुई क्रॉस पॉलिनेशन कराने की तो इसका स्टेमिन उड़ा दो, स्टेमिन उड़ा दो, किसी दूसरे के स्टेमिन से पॉलिनेट करा दो, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। इसीलिए मैंडल को मटर का प्लांट बहुत ज्यादा सही लगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है रीजन फॉर हिज सक्सेस। तो सबसे पहली बात, मेंडल ने एक लार्ज सैंपल साइज को चूज किया था। ऐसा नहीं था कि मेंडल ने 4 मटर के प्लांट लिए, उनके साथ जो क्रॉस कराए, जो रिजल्ट आया उसने छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसने हजारों मटर के प्लांट्स का यूज किया था अपने रिजल्ट्स को सही ढंग से लाने के लिए। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसने बायोलॉजी में मैथ्स का यूज किया। अब बायो में मैथ्स का यूज करना उसके तो सही साबित हुआ, लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट इस बात को पहचान नहीं पाए। फिर बात करें उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स की, जो भी एक्सपेरिमेंट वो करता था, उसका जो भी रिजल्ट आता था उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करता था, लिखता था, और एक बार में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता था। कोई हड़बड़ी नहीं थी, आराम से उसने अगर सोच लिया कि मुझे स्टेम की हाइट पढ़नी तो स्टेम की हाइट पढ़ूंगा, फ्लावर का कलर देखना है एक बार में तो फ्लावर का कलर देखूंगा। इस तरीके से उसने अपना काम किया था जिससे उसे सक्सेस मिली। लेकिन फिर भी रीजन फॉर हिज फेलियर, क्या रीजन थे कि वो मेंडल फेल हो गया।
उसको 100 साल के बाद लोगों को पता चला कि मेंडल सही बोल के गया। तो सबसे प्राइमरी कॉज है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आज तुम कुछ भी कर दो, अंट शंट कुछ भी कर दो, वायरल हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ी समस्या थी, जिस वजह से मेंडल के काम को इतना तवज्जो नहीं दी गई। फिर दूसरा रीजन क्या था? नो फिजिकल प्रूफ ऑफ द टर्म फैक्टर। उसने बार बार ये बोला फैक्टर है, फैक्टर है, फैक्टर जाता है, फैक्टर जाता है, बट फैक्टर है क्या, ये मेंडल नहीं बता पाया। तीसरा क्या है? स्टैटिस्टिकल टूल्स इन बायोलॉजी। जो उसका एक प्लस पॉइंट था वही नेगेटिव पॉइंट बन गया। साइंटिस्ट को पता ही नहीं क्या भाई तुम कैसे मैथ्स में बायोलॉजी यूज करके कुछ बता, मतलब कैसे बायोलॉजी में कुछ मैथ्स यूज करके बता सकते हो, तो किसी ने उसको वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो ये रीजंस थे उसके फेलियर के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने बच्चों 3 लॉज दिए थे। क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज दिए थे। अब थोड़ी सी मैं आगे बढ़ के एक बात बता देती हूं कि ये जो दोनों लॉज थे, ये दोनों लॉज थे बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? जहां पे आप एक कैरेक्टर का ही ट्रांसमिशन पढ़ते हो। और ये वाला जो लॉ था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे आप 2 कैरेक्टर्स का पढ़ते हो ट्रांसमिशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है। इसकी लाइन को एकदम छाप लेना, यही लाइन तुम्हें लिख के आनी है। इन अ हेट्रोजाइगोट one trait will conceal the presence of other trait for the same characteristic। पापा चाहते हैं बच्चा लंबा हो, मम्मी चाहती है बच्चा बौना हो, तो दोनों में से कोई एक ही होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा और दूसरे वाले का मास्क हो जाएगा एक्सप्रेशन। सो rather than both alleles contributing to a phenotype, dominant allele will be expressed। अब ऐसा नहीं है लंबा छोटा मिलके कुछ बीच का बन जाए, दोनों में से कोई एक ही अलील एक्सप्रेस करेगा, उसी के हिसाब से कैरेक्टर आएगा। ठीक है, ये बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोल रहा है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे allelic pair of genes separate such that each gamete gets only single allele। अरे मैम इतनी भारी इंग्लिश, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। जैसे तुम्हें पता है हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके पास मैंने बोला था 2 मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में होते हैं, एक मम्मी से एक पापा से मिलता है। तो जब आप इसकी मियोसिस कराते हो बच्चों, मियोसिस ये वैसे तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तुम तो 10th क्लास के बच्चे हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है। ये वाला हमें मिला मम्मी से, ये वाला हमें मिला फादर से, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम बोल रहा है भाई तू कैपिटल टी बन जा, ये वाला क्रोमोसोम बोल रहा है भाई तू स्मॉल टी बन जा। अब क्या होगा? इनमें होगी मियोसिस, और मियोसिस में तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम यहाँ है तो यहाँ 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम का जो पेयर है वो हो जाएगा सेपरेट। तो अब फाइनली क्या होगा? ये 2 सेल्स बनेंगे, दोनों सेल्स के पास एक एक क्रोमोसोम आएगा, है ना, और एक एक क्रोमोसोम के साथ साथ इनके पास या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये दोनों सेल्स क्या है? ये दोनों सेल्स हैं गैमीट्स। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम के जो अलील्स है वो सेपरेट होते हैं, इस तरीके से कि एक गैमीट के पास एक कैरेक्टर के लिए एक अलील आए। इसीलिए इसे और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है जैसे क्लास में कुछ लड़कियां होती है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स टाइप की, जहां जाना है हाथ पकड़ के साथ में जाती है कि मैम मैं आई गो टू हियर, मैं आई गो टू देयर। तो ये कंसेप्ट ये बोल रहा है कि कोई भी बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन नहीं है किसी भी जीन्स में। कोई जीन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे नहीं जाएगा, सारे जीन्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो सारे जीन्स इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसमिट होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ये क्या बोलता है? ये कौन सा लॉ बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलो
बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जहां पे आप वन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ते हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट की हाइट की। प्लांट हाइट, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान देना, बहुत आराम से समझेंगे, समझ में आएगा भी। सबसे पहले आएगी पेरेंटल जेनरेशन। पेरेंटल जेनरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो पी से। अब पेरेंट में एक होगा टॉल और एक होगा ड्वार्फ। हमेशा याद रखना कि मेंडल ने पेरेंटल जेनरेशन को हमेशा होमोजाइगस लिया था। तो अगर ये होमोजाइगस है तो ये होगी कैपिटल टी, ये होगी स्मॉल टी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा तो क्या बनेंगे आगे जाके? इनके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स। इसके बाद इनके गैमीट्स। तो गैमीट्स में क्या होगा? सेपरेशन होगा, ऐसे। इधर भी सेपरेशन होगा क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। तो आधे गैमीट्स के पास कैपिटल टी आएगा, आधे गैमीट्स के पास कैपिटल टी, मतलब सेम सेम। यहां पे भी सबके पास स्मॉल टी ही बनना है। अब आपको मेल के गैमीट्स फीमेल के गैमीट्स से फ्यूज करने हैं, तो आप क्या कर दो? या तो सिंपली ऐसे कर दो, ऐसे। इसको इससे मत फ्यूज कराना क्योंकि सेम पेरेंट के गैमीट्स हैं। तो एक बार ये इससे फ्यूज होगा, बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार ये इससे फ्यूज होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार ये इससे फ्यूज होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार ये इससे फ्यूज होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि आपको यहां से देख के ये पता चल रहा है कि ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं। अगर मैं इनका जीनोटाइप देखूं तो जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस। अगर मैं इनका फिनोटाइप देखूं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाओगे, एक डोमिनेंट होगा और सारे बनेंगे टॉल, ठीक है। ये क्या है आपकी? ये जो पहली जनरेशन आई है इसको कहा जाता है F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। आगे जाके आपको इन बच्चों के बीच में करानी है सेल्फिंग। तो आगे क्या होगा? आपको कराना होगा F1 इंटू F1, ठीक है। कैसे कराएंगे? ऐसे कराएंगे। दोनों पेरेंट्स का फिनोटाइप कैसा है? टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। लेकिन जीनोटाइप अगर मैं देखूं तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब आप इनका गैमीट देखो। गैमीट में क्या हो जाएगा? हाफ हाफ बटेगा। इसके पास क्या हो जाएगा? हाफ में कैपिटल टी, हाफ में स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे भी बटेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो एक तो आप वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, या फिर आप एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, आप बना सकते हो पुन्नेट स्क्वायर। पुनीत नहीं, पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरफ आप डिसाइड कर लो कि मैं फीमेल के गैमेट्स लिखूंगी, एक तरफ मैंने डिसाइड कर लिया मैं मेल के गैमेट्स लिखूंगी। मेल फीमेल किसी को भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये फीमेल है, ठीक है, तो इसके गैमेट्स लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेल है तो इसके गैमेट्स लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसके 4 कंपार्टमेंट्स बनेंगे, ऐसे ऐसे। यहां पे क्या कॉम्बिनेशन आएगा? यहां आएगा कैपिटल टी, फिर आएगा कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, फिर आएगा कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, और फिर आएगा स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। इतना समझ में आया? यानी कि अगर मैं इस क्रॉस से जीनोटाइप देखूं तो मुझे 3 टाइप के जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखना। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2। स्मॉल टी कितना है? 1। तो यहां पे ये वाला जो रेशियो आया है बच्चों, ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो। क्या है ये आपका? जीनोटिपिक रेशियो। अगर मैं देखूं इसका फिनोटाइप, ध्यान से देखना, ये इसका फिनोटाइप अगर मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 2 ही चीजें बन सकती है, टॉल, ड्वार्फ। जैसे यहां पे ये क्या होगा? टॉल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? टॉल बनाएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस में कैपिटल वाला एक्सप्रेस करेगा। ये क्या बनेगा? ये टॉल बनाएगा। लेकिन ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा छुटकू, छोटू, ड्वार्फ, है ना। तो यानी कि इस जीनोटाइप में इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया टॉल को,
और इस अकेले भाई साहब ने कंट्रीब्यूट किया ड्वार्फ्स को, यानी कि आपका जीनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1। कर दो डिब्बे में बंद, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, खत्म। ये जो जनरेशन आई है ये क्या है आपकी F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। दिस इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे दो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन आपको पढ़ना है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, बहुत ट्रिकी है ये, बच्चों को लगती है लेकिन बहुत सिंपल है, एक बार समझते हैं। एग्जांपल लेके चल रही हूं मैं सीड के लिए, सीड कलर, सीड शेप, ये दो कैरेक्टर पढ़ना है, ठीक है। अब सीड कलर में आपके पास दो ऑप्शंस है, यू हैव टू चॉइसेस, येलो ग्रीन, ठीक है। सीड शेप में भी आपके पास दो चॉइसेस है, राउंड या फिर रिंकल्ड। तो ये दो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन पड़ रहा है, कलर देखोगे तो येलो ग्रीन और शेप देखोगे तो राउंड और रिंकल्ड। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी एक पेरेंटल जनरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन कर देते हैं और यहां लिख देते हैं पेरेंटल पी जनरेशन। अब पी जनरेशन में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर्स लिखने हैं। पहले क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर्स, राउंड येलो, ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है राउंड येलो। इसकी क्रॉस कराई आपने दूसरे पेरेंट के साथ विच इज रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, राउंड के लिए यहां पे देखो, राउंड क्योंकि डोमिनेंट है तो इसके लिए आपको यूज करना है कैपिटल आर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्मॉल आर। जो आप इसके लिए लेटर यूज करोगे वही लेटर आपको रिसेसिव के लिए भी यूज करना है। अगर ये येलो है कैपिटल वाई, तो ग्रीन हो जाएगा तो स्मॉल वाई। पेरेंटल हमेशा होमोजाइगस होना चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक। इसका क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और ये देखने में कैसा लगेगा, ये वाला ये लगेगा राउंड येलो, और ये वाला कैसा लगेगा, ये लगेगा कुछ ऐसा रिंकल्ड ग्रीन, ऐसे, ठीक। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका गैमीट, गैमीट्स गैमीट्स गैमीट्स। गैमीट्स के लिए आपको सबसे पहले बात ये याद रखनी है, एक जीन का एक अलील आना चाहिए, लेकिन जितने जीन्स जा रहे हैं सबका एक एक अलील एटलीस्ट आना चाहिए। यानी कि आपने यहां पर देखा तो गैमीट के पास ये आएगा एक अलील का, एक जीन का, लेकिन यहाँ पे दो जीन्स हैं तो दूसरे का भी आना चाहिए, और टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही है। यहाँ पे आपने गैमीट बनाए तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही है। अब आप गैमीट्स का फ्यूजन करा दो, आपको मिल जाएगी F1 जनरेशन, है ना। और F1 जनरेशन का फिनोटाइप मतलब जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका फिनोटाइप क्या आ जाएगा, राउंड येलो, राउंड येलो, ऐसे, ठीक है। क्या बन गई हमारे पास, हमारे पास आ गई हमारी F1 जनरेशन। दिस इज योर F1 जनरेशन। अब आपको F1 जनरेशन के क्रॉस से F2 जनरेशन बनानी है, ठीक है। तो आप दोबारा से क्या बनाओगे, F2 जनरेशन बनाओगे। सबसे पहले आपको लिखनी है F1 इंटू F1। F1 क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही थी। अब यहां से आपको बनाने होंगे गैमीट्स। गैमीट्स में आपके पास चार पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है वो चार पॉसिबिलिटीज, या तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए। ये सेम पॉसिबिलिटीज की है, ये सेम पॉसिबिलिटीज की है, यानी कि ये सेम पॉसिबिलिटीज दोनों में कॉमन है। तो आप लिख सकते हो इन दोनों का कॉमन फीचर, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको गैमेट्स लगाने हैं, लेकिन एक मिनट, ऐसे, फिर 4 ऐसे, क्योंकि अब आप इनको गैमेट्स लगाने हैं ना आपको इनके। ये आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो, ठीक है, ओके। अब आप इनके गैमेट्स लगाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यही 4 गैमेट्स दूसरे पेरेंट के भी लगाने हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब यहां लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। गैमेट्स लगा दिए, अब इनका क्रॉस बनाते चलो, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो यहां इन दोनों का क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन में आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। आप लोग अपनी कॉपी में बनाते चलो, ठीक है ना, तो दोनों का रिवीजन हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपने सब लिख लिया। अब लेकिन आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सा किस शेप में या किस उसमें मैट्रिक्स में आ रहा है। कैपिटल आर है तो राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो येलो होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। पहले केस में डाउट नहीं, फिर राउंड येलो। अब ये राउंड तो है लेकिन ये ग्रीन है, राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। अब ये भी राउंड तो है लेकिन वाई स्मॉल है यानी कि ग्रीन होगा, तो ये हो जाएगा राउंड ग्रीन। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, राउंड येलो राउंड येलो। अब ये स्मॉल आर है यानी कि रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड है और येलो है, तो कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। ये भी क्या है, रिंकल्ड है और येलो है, कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका, राउंड येलो राउंड येलो। ये राउंड है लेकिन ग्रीन है क्योंकि स्मॉल वाई है। ये रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड येलो ऐसे। और ये लास्ट वाला क्या है, दोनों स्मॉल है तो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है ऐसे। तो आपको टोटल फिनोटाइप कैसे दिख रहे हैं, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 टाइप की चीजें दिख रही है ना आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल बताती हूँ, इसका साइज छोटा करो। अब देखो बहुत सिंपल, आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, देखो राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो के बाद आपके पास आ रहा है राउंड ग्रीन, है ना। फिर आपके पास आ रहा है राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यही आ रहा है ना हमारे पास। ये 4 टाइप के फिनोटाइप अवेलेबल है। अब आप इनको काउंट कर लो कौन सा कितना आ रहा है। तो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गए आपके
9। राउंड ग्रीन कितने हो गए? 1 2 3 3। इसके बाद रिंकल्ड येलो कितने हो गए आपके? 1 2 3 रिंकल्ड येलो। और लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन कितना हो गया आपका? 1। और ये जो आपके सामने आया है, ये आया है फिनोटिपिक रेशियो। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तो बस फिनोटिपिक रेशियो तक ही पूछा जाता है, जीनोटिपिक रेशियो इतना करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई जीनोटिपिक रेशियो पूछ ले फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो बहुत सिंपल मैं आपको बताती हूं। पहले आप 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लिखो। क्या है वो? 1:2:1, गैप छोड़ के 1:2:1। अब इस मोनोहाइब्रिड रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। बस ये आपका तैयार है डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को आपने मेरे साथ बनाया, एक बार आप अपने लेवल पे भी बना के देखो। गलती होगी, गलती को एनालाइज करो कहां हो रही है और उसको सीखो, क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स हमारे बच्चे का डिटरमाइन कौन करेगा? पेरेंटल क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास तो XX होता है, मेल के पास होता है XY। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिख लो सेक्स डिटर्मिनेशन बाय ह्यूमन मेल, मेल ही कराते हैं। तो आपको यहां पे पेरेंटल जनरेशन लिखनी है। पेरेंटल जनरेशन क्या होगी? मेल इंटू फीमेल। अब मेल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? मेल के पास होगा 44 नॉर्मल क्रोमोसोम प्लस XY। फीमेल के पास 44 नॉर्मल क्रोमोसोम प्लस XX, है ना। अब पेरेंटल क्रोमोसोम के क्या बनेंगे? गैमीट्स, गैमीट बनेंगे। तो आपको पता है आधे क्रोमोसोम्स के पास X जाएगा, आधों के पास जाएगा Y। तो गैमीट्स यहां पे 2 टाइप के बन रहे हैं, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। यहां फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में भी 22 प्लस X, 22 प्लस X, यही गैमीट बन रहे हैं। अब आप इनकी क्रॉस करा दो बिना पुन्नेट स्क्वायर के। इसकी क्रॉस इसके साथ, इसकी क्रॉस इसके साथ, इसकी क्रॉस इसके साथ, इसकी क्रॉस इसके साथ। यहां जब उसके साथ क्रॉस होगी तो बनेगा 44 प्लस XX। इसकी उसके साथ होगी तो 44 प्लस XX। इसके साथ होगी 44 प्लस XY और फिर 44 प्लस XY। तो आपको इन क्रॉस से ये अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो बच्चे हैं ये बन रहे हैं लड़के, और ये जो बच्चे हैं ये बन रही है लड़कियां। सो दिस प्रपोर्शन इज फीमेल्स एंड दिस प्रपोर्शन इज बच्चों मेल्स। और दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। 50% फीमेल, 50% मेल। समझ में आया? इस तरीके से आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ये तिरंगा झंडा जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, बट इट्स ओके। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको याद रखना है ह्यूमंस में इट इज डिसाइडेड बाय द मेल्स। आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में XY, फीमेल्स में XX। 44 क्रोमोसोम आपके नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स। तो हमने इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट बातों को कवर कर लिया बहुत कम टाइम में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जो चुनिंदा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से कवर अप करो ताकि आपके बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आए आपसे सारे बन जाए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे माय डोरा द एक्सप्लोरर्स। होप यू एक्सप्लोर्ड दिस टॉपिक वेरी वेल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।